ठीक है, हम लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, कोई बताएगा क्या? कि डीएनए तो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे ही हम लोग पढ़ लिया था। इसके बाद डीएनए के जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया। इसके बाद हमने डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ए डीएनए और बी डीएनए और जी डीएनए क्या होते हैं और उनमें तीनों में जो डिफरेंस है इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। अब हम क्या पढ़ना है, आपको जो सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आपका सी वैल्यू है। क्या है? सी वैल्यू है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सी वैल्यू क्या होता है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, इस संबंध में हम आज डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बात कहा था कि जीनोम क्या होता है, इसके बारे में आप समझिए कि जीनोम होता क्या है बेसिकली। तो जीनोम होता है, हमने है, ठीक है। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम बेसिकली एक सम टोटल ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशंस लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि जीनोम इज द सम टोटल ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स विच स्टोर ए बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीनोम। आ रहा समझ में? इसका मतलब यह है जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीनोम, ठीक है। अब जीनोम का जो नेचर होता है बेसिकली वो कितने प्रकार के हो सकता है? वो दो प्रकार हो सकता है। कौन कौन सा? या तो वो डीएनए हो सकता है या तो वो आरएनए के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में, ठीक है, कि जितने भी जो यूकैरियोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें जो जीनोम होता है वो किस प्रकार का होता है? वो डीएनए जीनोम होता है। लेकिन कुछ जो वायरसेस होते हैं उसमें डीएनए कैसा होता है, उसमें डीएनए जो होता है या जीनोम जो होता है वह तो डीएनए के फॉर्म में हो सकता है या तो कैसा होगा, आपके आरएनए के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स हैव ए डीएनए जीनोम बट वायरसेस में आइदर डीएनए जीनोम और आरएनए जीनोम्स। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम बात करते हैं द यूकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट? दो पार्ट्स होते हैं। किसके? जो जितने भी हमारे यूकैरियोटिक जीनोम्स होते हैं उसे कितने भाग हो सकते हैं? दो भाग हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका न्यूक्लियर जीनोम और दूसरा होता है आपका ऑर्गेनेल्स जीनोम, ठीक है। अब न्यूक्लियर जीनोम ऑर्गेनेल्स जीनोम में अंतर ये समझिए आप लोग कि जैसे कि ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स जो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर जीनोम कहते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल्स सेलुलर ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? तो वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और दूसरा क्या होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। इनकी क्या होती है? खुद की जो होती है एक जीनोम होती है, खुद का जेनेटिक मटेरियल्स होता है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स जीनोम भी कहते हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और क्लोरोप्लास्ट जीनोम इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टाइम में आएगा, जब जिस टॉपिक पे आएगा उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपको यही समझना है कि जो न्यूक्लियर जीनोम क्या होते हैं और ऑर्गेनेल्स जीनोम क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेल्स जीनोम को हम साइटोप्लाज्मिक जीनोम भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होते हैं ना ये उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स जीनोम के फॉर्म में भी उनको जाना जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये तो हमने जीनोम के बारे में समझ लिया कि जीनोम बेसिकली क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो ये हमने डिटेल में समझा। अब हम बात करते हैं किसकी? सी वैल्यू की। तो सी वैल्यू क्या होती है? सी वैल्यू होती है, ठीक है। हम जब सी वैल्यू की बात करते हैं तो सी वैल्यू क्या होता है? इस हेप्लॉइड स्पीसीज में पाया जाने वाला टोटल जीनोम जो होता है वो क्या कहलाता है? सी वैल्यू कहलाता है। हर उसमें मतलब ये हुआ कि जब एग्जाम में जब हम पूछा जाएगा कि सी वैल्यू क्या होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सी वैल्यू, ठीक है।
और कभी कभार दोनों पूछ लेता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में। तो दोनों के बारे में जब ये पूछा जाएगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सी वैल्यू क्या होती है। तो सी वैल्यू होता है किसी भी हैप्लॉइड स्पीसीज में पाए जाने वाला टोटल जो जीनोम होता है वो क्या कहलाता है, आपके सी वैल्यू कहलाता है। क्लियर, ठीक है। अब सी वैल्यू में सी क्या है, तो सी है, सी वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीसीज। सी वैल्यू जो होती है वो प्रत्येक स्पीसीज की एक अपनी एक फीचर्स होती है, एक कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू कहते हैं। आ रहा समझ में। अब सी वैल्यू जो है, सी वैल्यू का बेसिकली स्पीसीज वाइज क्या करता है, ये वेरी करता है, स्पीसीज टू स्पीसीज अलग करता है। प्रोकैरियोट्स में जितने स्पीसीज होते हैं उनमें भी एक प्रकार का वेरिएशन लगता है। और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करते हैं, वेरिएशन जो आता है वो किस में आता है, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। लोअर यूकैरियोटिक्स में भी बहुत ज़्यादा, जो लोअर यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं, जैसे हम ईस्ट की बात करते हैं, उनमें भी है। और जितने भी जो यूकैरियोटिक जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें, ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि आपके जो लोअर यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और हायर ऑर्गेनिजम्स में जो होते हैं वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या करता है, ये वेरी करता है। पता चला कि जो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सी वैल्यू उनकी कम होती है, लेकिन वो लिविंग क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सी वैल्यू रेंजेस फ्रॉम कितना होते हैं, 10⁶ बेस पेयर से ज़्यादा होने चाहिए एज अ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक, ठीक है। ध्यान रखना, मैं पी को क्या बना दिया यहाँ पे, @ जैसे बनाया हुआ है, तो इसको आप कन्फ्यूज मत होना, पी स्टैंड्स फॉर प्रोकैरियोट, ठीक है। बट क्या होता है, माइकोप्लाज्मा टू द मोर देन कितना होती है, 10⁻ कितना 11 बेस पेयर्स फ्रॉम द कितना होती है, फॉर एम्फीबियंस। मतलब एम्फीबियंस में कितना होना चाहिए, कितना होता है कॉम्प्लेक्सिटी या जीनोम साइज, सी वैल्यू वो कितना होते हैं, 10⁻11 बेस पेयर्स के होता है, ठीक है। किसके लिए ये होता है, एम्फीबियंस के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा की बात करें, ठीक है, या हम जो वैल्यू रेंजेस स्टार्टिंग की बात करते हैं वो कितना हो रहा है, 10⁶ बेस पेयर्स जो होते हैं यहाँ से इनिशियल होती है, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट माइकोप्लाज्मा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उस पर कितनी साइज होती है, 10⁻6 बेस पेयर से होती है। लेकिन जो हाईएस्ट हम बात करें एम्फीबियंस के लिए वो कितना होती है, सी वैल्यू वो होती है 10⁻11 बेस पेयर्स के बीच में होती है। आ रहा समझ में। अब क्या बात करते हैं हम, जब हम बात कर रहे हैं द जीनोम साइज हायर ऑर्गेनिजम्स कंटेन अ लार्ज एक्सेस ऑफ डीएनए, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब ये है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में डीएनए होती है, ठीक है। जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कंपैरेटिव क्या होता है, प्रोकैरियोटिक अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा जो जीनोम साइज होती है ज़्यादा डीएनए होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब लोअर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, ठीक है, लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बात करें किसकी, ईस्ट की बात करते हैं जब, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनिशियल ऐसा सामान्यतः ऐसा होता है कि लोअर जो आपके जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ईस्ट होती है उसमें जितना जीनोम साइज होती है उससे जितना ही ज़्यादा ऊपर आप हायर ऑर्गेनिजम्स में पहुंचते जाते हैं वैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। होता क्या है, जबकि कुछ हायर यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें इस प्रकार का जो कोरिलेशंस होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज रिफर टू सी वैल्यू पैराडॉक्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हायर जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें इस प्रकार का कोरिलेशंस नहीं होती है। जैसे मैंने अभी इसके पहले बात किया कि अगर लोअर यूकैरियोट से लेकर के अगर हम बात करते हैं हायर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो वो लगातार बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। होता यह है कि जो बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें जीनोम साइज अलग अलग होती है, लेकिन वो क्या है, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोरिलेशंस नहीं होती है,
ठीक है। जब इस प्रकार के द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हायर ऑर्गेनिजम्स अगर हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिफर्स टू सी वैल्यू पैराडॉक्स, क्योंकि ये उल्टा है एक प्रकार का। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए कि लोअर जो लोअर यूकैरियोट से जितने भी अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें उसी प्रकार से क्या होता है कि बढ़ना चाहिए था कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जीनोम साइज कम होती है, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जीनोम साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, अगर हायर ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें जीनोम साइज या जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए था, ज़्यादा होनी चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, इसलिए उनमें किसी प्रकार का कोरिलेशंस नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन जीनोम साइज एंड जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जीनोम साइज और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में कोई कोरिलेशन से नहीं होती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, इसी प्रकार से आपको पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, ये आपको डाउट नहीं क्रिएट करना है वहाँ पे जाके, ठीक है। ये कभी कभार 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ लेता है और कभी कभार 5 नंबर के लिए पूछ लेता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैंने एक ये चार्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का चार्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, बाई एक्सिस है, हम ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, ये यहाँ पे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग मैंने जीनोम की साइज लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे मैंने मिनिमम रेंजेस क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 6 है, ठीक है। 10 टू द पावर 6 लिखा हुआ है, इसके बाद 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 11। मैंने यहाँ पे इनिशियल मैंने लिखा हुआ है कि जो लोअर यूकैरियोटिक जो जीनोम की जो साइज होती है, जो रेंज है, वो कहाँ से हो रही है, 10 टू द पावर 6 से इनिशियल है, शुरुआत होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें जीनोम साइज कितनी हो रही है, 10 टू द पावर 6, ठीक है। उसी प्रकार से 10 टू द पावर 7 की बात करें तो किसकी हो रही है, एल्गी और फंजाइयों में कितना होती है जीनोम साइज, 10 टू द पावर 7 से इनिशियल जो होती है वो शुरुआत होती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 10 टू द पावर 8 की बात करते हैं तो किसमें होती है, जो वर्म्स होते हैं खासकर, ठीक है, जो एनिलिड्स होते हैं, उनके बीच में जो जीनोम की साइज होती है, जो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं, उनमें कितनी होती है, 10 टू द पावर 8 के बीच हो सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो वहाँ से ये देखो 10 टू द पावर हमने 9 लिखा हुआ है। इसके बाद फिशेस के बारे में बात करें तो 10 टू द पावर 9, ठीक है। उसके बारे में जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो इनिशियल कहाँ से हो रही है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ तक पहुँच रहा है, 10 टू द पावर 11 के बीच हो रहा है, ठीक है। मतलब एम्फीबियंस मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे ही लिखा हुआ है आपको कि जो एम्फीबियंस की जो जीनोम साइज होती है वो कितना होती है, 10 टू द पावर 11 होता है, ठीक है। इनके जीनोम साइज, और जब जितना ज़्यादा अगर जीनोम की साइज है उतने ज़्यादा उनके बीच में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखो मैमल्स की भी मैंने बात किया हुआ है। इसके बाद सबसे ज़्यादा किसमें हो रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो हायर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी, जीनोम साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा जीनोम की साइज बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा जीनोम क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार के जो हम क्या समझते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ याद रखना, मैंने एक चीज़ बताया हुआ है आपको कि जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हायर ऑर्गेनिजम्स में जीनोम की साइज के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कोरिलेशंस नहीं होता है। जब कोरिलेशंस नहीं होता है तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। आ रहा समझ में, ठीक है। तो हमने ये इसको अच्छे से सी वैल्यू और सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में समझ लिया है, ठीक है। अब इसको आप लोग जब फाइनल नोट्स बनाओगे तो आप लोग अपने तरीके से इसको अपने लैंग्वेज में जो है इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आता है तो कल जब हम क्लास में रिवीजन करा दूंगा आपको, तो आपको जहीं भी कहीं कन्फ्यूजन होता है तो इससे संबंधित आप हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम बोलते हैं हम कॉट वैल्यू या कॉट कर्व कहते हैं।